करते हैं कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है। हम पहला पॉइंट कल समझा दिए थे, अब सेकंड पॉइंट से हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये बोला जाता है कि एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ बोहर, वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ बोहर। ठीक है, एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ बोहर्स आर क्या है, वो फिक्स्ड एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, देयरफॉर क्या है, देयरफोर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन दैट क्या होगा, मूविंग इन दैट, सारे लोग म्यूट कर लो, मूविंग इन दैट विल नाइदर क्या हो जाएगा, विल नाइदर क्या हो जाएगा, लूज एनर्जी और गेन एनर्जी, लूज एनर्जी और गेन एनर्जी। अब इसको बोलो, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। गेन एनर्जी देखो दिखेगा, लूज एनर्जी और गेन एनर्जी। ये कौन है, ओम? क्यों अपन म्यूट हो, ओम म्यूट करो। सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर सर है। वो ओम नहीं है, वो सुबोध है। जो भी है आप लोग अभी देखो दिखाई देगा, इज इट विजिबल? नहीं विजिबल है अभी भी, सर आप अटक गए इस पे। यस विजिबल होगा यार, अभी क्या है, विजिबल है सर, विजिबल है, अपना नेटवर्क चेक करो। विजिबल है। अच्छा देखो, इसी तरीके से क्या होता है कि जैसे आपका सन के चारों तरफ कितने सारे ग्रह हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं कि वो कैसे घूम रहे हैं, कहाँ से एनर्जी मिल रहा है, कहाँ से, क्योंकि उनका जो एक्सिस है उसके ऊपर अगर घूम रहे हैं तो उसकी एनर्जी की जरूरत नहीं है, दे ऑलरेडी हैविंग द एनर्जी। अब देखो करोड़ों सालों से पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, क्या एनर्जी लग रहा है क्या, नहीं, उसका एक सर्कुलर पाथ है, उस पर घूम रही है, उस पर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिट, अब क्या हो गया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है, सर्कुलर पाथ है। अब ये सारे सर्कुलर पाथ की दे हैव द फिक्स एनर्जी। अब जितने भी हैं, मान लो ए हुआ, फिर ए हुआ, ये हुआ और आपका ए हुआ, इन सब की जो एनर्जी है फिक्स एनर्जी है, सारे लोगों की दे ऑल हैव फिक्स एनर्जी, सबकी क्या है, दे ऑल हैव फिक्स्ड एनर्जी। तो ये आपने पहले ही की, उन्होंने क्या बोला कि इसकी जो एनर्जी है दिस दे ऑल है फिक्स एनर्जी। अगर दूसरे की बात करें कि रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने नहीं बोला कि फिक्स एनर्जी है, उसने ये बोला कि आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट अगर लगाया जाए कि कोई चीज घूम रहा है तो एनर्जी लूज करेगा, और जब एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे ऑर्बिटल क्या होता है, छोटा होता जाएगा, और वो क्या है, एक दिन न्यूक्लियस में गिरेगा। अब न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये तो कभी होता नहीं है, तो ये नहीं होता है तो ये मॉडल फेल हो गया। अब क्यों इलेक्ट्रॉन लाखों साल घूमता रहता है, उसका रीजन किसने दिया, बोहर्स ने दिया। बोहर्स ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इसीलिए सालों साल घूमता रहता है क्योंकि इन जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी फिक्स है। और इस ऑर्बिट्स की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन्होंने एक फार्मूला दिया। कैसा फार्मूला दिया, यहाँ पे देखो, कल शायद क्वेश्चन भी इसके ऊपर आया था। तो इन्होंने बोला कि ई एन इक्वल टू, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं, ई एन इक्वल टू, उन्होंने बोला कि क्या फॉर्मूला हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें करके इस फार्मूले से उन्होंने क्या एक इंपीरिकल फार्मूला दिया। इंपीरिकल फार्मूला का मतलब उन्होंने इसको बहुत डिराइव करके नहीं दिया, डिराइव उन्होंने किया लेकिन उन्होंने बोला कि ये एम्पिरिकल है, मेजरमेंट बेस है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि मान लो इसमें क्या है, जेड क्या है, जेड जो है एटॉमिक नंबर है, जेड क्या है, इसमें एटॉमिक नंबर है, जेड मतलब ये एटॉमिक नंबर हुआ, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। अब मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन अगर पूछा जाए, फॉर हाइड्रोजन जेड की वैल्यू कोई बताए कितना होगा, अगर हीलियम की पूछा जाए तो जेड की वैल्यू कितना होगा, और लिथियम की कितना जेड की वैल्यू होगा, कोई बताएगा, हीलियम के लिए कितना हो जाएगा और लिथियम के लिए जेड की वैल्यू?
हाँ, तो हाइड्रोजन के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। अच्छा, अब दूसरा चीज जो है हमारे पास जो समझने का, ये क्या है, n जो है ये क्या है, ऑर्बिट नंबर है, ऑर्बिट नंबर। अब ऑर्बिट नंबर मतलब मान लो n1 हो गया तो किस ऑर्बिट की बात कर रहा है, n2 हो गया तो किस ऑर्बिट की बात कर रहा है। n1 का मतलब कौन सा ऑर्बिट हो सकता है, n1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट क्या हो जाएगा n1, सबसे ग्राउंड स्टेट वाला। और आपका n2 कौन सा होगा, सेकेंड ऑर्बिट हो जाएगा। समझ में आया, तो ये तो हो गया आपका ऑर्बिट, समझ में आ गया। अब मान लो हमारे पास इस तरीके से आपकी क्या है, ऑर्बिट्स है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा वैल्यूज लिखते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, पहला वाला जो ऑर्बिट हुआ, ये वाला जो सबसे नीचे वाला, तो हमने क्या लिखा, E1, ठीक। दूसरा वाला जो ऑर्बिट हो रहा है, दूसरा वाला जो ऑर्बिट आ रहा है, हम उसका नाम दे रहे हैं E2। और तीसरे वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, E3। और चौथे वाले को हम लोग बोल रहे हैं E4। अब मान लो E1 ना, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हीलियम की नहीं। तो फॉर हाइड्रोजन एटम हम लोग अगर बात करें तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट निकालो, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कैसे होगा कि E1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पे लिखे हैं ऑर्बिट नंबर कौन सा, n1 इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो E1 इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट फॉर किस एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू Z² अपॉन n², ओके, n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें थोड़ा सा वैल्यू पुट करते हैं, -13.6, Z की वैल्यू कितना आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए, Z की वैल्यू कोई बताएगा, व्हाट इज द Z वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम, जल्दी जल्दी बोलो, 1। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1² 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला जो ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी बहुत ही कम है, कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो बोहर से जो हम लोग वो पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं, अबाउ रूल, उसमें बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी। तो सबसे पहले एनर्जी E1 में जाएगा, और E1 की जो एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली एनर्जी है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग करो क्या, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ली इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ओनली, किसमें, मूव्स ओनली दोज ऑर्बिटल इन दोज ऑर्बिट्स, किसमें, किस ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव, उसके पास कितना है, विच हैव एंगुलर मोमेंटम, कितना एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम हाउ मच इज देयर, एंगुलर मोमेंटम कितना है, एंगुलर मोमेंटम की बोला कि मल्टीपल एंगुलर मोमेंटम, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ध्यान से देखें, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, NH/2π, ध्यान से समझेंगे। अब देखो इसको समझो थोड़ा सा। कौन अनम्यूट है बेटा, कौन अनम्यूट है, मुझे बहुत बुरा लगता है यार, अनम्यूट रहते हो सारे, 40 बच्चे 50 बच्चे हैं, सब डिस्टर्ब होते हैं आप लोगों की वजह से, है ना। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको डिस्टर्ब आप लोग मत करो बेटा ना, रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ। इट इज़ द आप लोगों की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आंसर करो तेजी से आंसर करो, कोई आपको मना नहीं किया, आंसर करने से मना नहीं किया, लेकिन जब आप नहीं रिप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या है, प्रेस कर दो, है ना। क्योंकि जो बच्चे समझना चाहते हैं, है ना, कुछ बच्चों के पास नेटवर्क इशू है तो उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, फिर आपका स्क्रीन देखे या बोर्ड देखे, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचो, है ना, कि जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे से आप लोग क्या बोलो, खुद में मैसेज करके देखो, कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है, कॉपी पे वीडियो बना करके भेजो, शेयर करो, ये सब करो। आज के ज़माने में दिस इज़ वेरी कॉमन कि आप एक दूसरे का हेल्प भी करो। तो जितना आप हेल्प करेंगे, जितना कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से ना, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जरूरी नहीं है टीचर कितना % पढ़ाएगा, जानते हो, एक थोड़ा सा आप लोगों को एक रूल्स बता दे, जिसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसका जो एंगुलर मोमेंटम मतलब MVR, एंगुलर मोमेंटम मतलब ये MVR होता है। ये आप लोग पढ़ेंगे, जो फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, उसमें सर्कुलर मोशन में आप पढ़ेंगे कि एक गाड़ी क्या हो रही है, इतना स्पीड से सर्कुलर पाथ पे टर्न कर रही है, ठीक, डिवाइडर पे टर्न कर रही है, फिर भी वो नहीं पलटी, क्यों, तो ये सब क्वेश्चन में आएगा, वहां पे फिजिक्स में पढ़ना आप।
तो यहाँ पे जो है एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, वो बोल रहा है कि उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2 होगा। किसमें? nh/2 ध्यान से इसको समझ लो, ठीक है। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मतलब वेलोसिटी, r मतलब रेडियस। अब इसको देखो, हम लिख भी देते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर क्वेश्चन तो बाद में आएगा, करेंगे अभी, क्योंकि और सारे रूल पढ़ने हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है, उसमें ये आएगा एक बार और। बी का बात है आपका वेलोसिटी, है नो, वेलोसिटी, ये म्यू नहीं है, वी है। आर का मतलब है रेडियस, एन का मतलब है ऑर्बिट नंबर। अब देखो ऑर्बिट नंबर, इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल बोला है। कभी कभी क्या करता है, फ्रैक्शन में दे करके पूछ देता है, अब बच्चे का कंफ्यूज होकर के यहाँ पे, ये नीट में भी क्वेश्चन आता है। अब इसको बोलते हैं एच को प्लांक कांस्टेंट। एच मतलब क्या होगा, ये प्लांक कांस्टेंट हुआ, और आपका पाई की वैल्यू आपको पता है ना। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। एक कोई भी ऑर्बिट होगा वो कंप्लीट ऑर्बिट होगा, कभी भी वो ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 0.5 ऑर्बिट नहीं होगा। तो अगर आपके विच इज करेक्ट, अगर पूछा जाए विच इज करेक्ट फॉर ऑर्बिट, विच इज करेक्ट फॉर ऑर्बिट, करेक्ट फॉर ऑर्बिट। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा करेक्ट है ऑर्बिट का, तो अगर आपके लिए बोला जाए ए नंबर ऑप्शन दिया गया 0.5 h/2r, है ना, h/2 एक आंसर आ गया। दूसरा अगर बात करें कि आपका 1.5 h/3 ये हो गया। तीसरा ऑप्शन देखें कि ये बोल दिया जाए कि 2 पाई, है ना, 2 पाई इसमें लिखा जाए कि आपका 2 पाई बाई ना 2h बाई, ऐसे लिखते हैं 2h/2 पाई, ये बोला जाए, और h/पाई, h बाई क्या बोला जाए, पाई। और डी नंबर ऑप्शन अगर बोला जाए, डी नंबर, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। डी नंबर ऑप्शन ये है कि 3.5 h/2 पाई। तो आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन देंगे, सी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ के वैल्यू n इक्वल टू 2 है, यहाँ पे n इक्वल टू 0.5, 1.5 और यहाँ पे 3.5। लेकिन n की वैल्यू कहाँ कितना होना चाहिए, n की 1, 2, 3, 4 और 5 यही होना चाहिए, तो सही है। नहीं तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पॉसिबिलिटीज है हाइड्रोजन के केस में कि या तो फर्स्ट का पूछेगा, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, ये पूछेगा ना। और अगर लिथियम का भी पूछेगा तो भी क्या करेगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का पूछेगा। अगर आपके पास क्या बोलेगा, हीलियम का भी पूछेगा तो इसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का पूछेगा। अब देखो कितने क्वेश्चन हम लोग इसमें बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लिथियम का पूछा गया Li2+ के बारे में। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देखो, इसमें जितना सेल है सबकी एनर्जी आप जब डायग्राम बना करके रखो, कहीं भी पढ़ते पढ़ते लिख लिया करो कि अगर यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखो या बिना कैलकुलेट। हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, पहले का मैंने कैलकुलेट किया 13 पॉइंट कितना आ जाएगा, 13 पॉइंट कितना, 13.6 आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरे को अगर जो भी, तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे, हाँ माइनस, ये धीरे धीरे करते करते आएगा। इसी तो अब मतलब क्या हो गया कि आपका ये याद भी रहेगा, बहुत सारी चीज आपके मेमोरी में आनी चाहिए कि हमारे पास याद रहे। तो देखते ही आप आंसर ट्रिक कर दो, देखते ही आंसर टिक कर दो, तो आपका टाइम कितना बचेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यही तो चीज है, टाइम सेव करना, टाइम सेव करना और डिफिकल्ट क्वेश्चन पे लगाना, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बच्चे छोड़ देते हैं, तो उसी पे टाइम को क्या करना है, लगाना है। मान लो हमारे पास लिथियम का फर्स्ट ऑर्बिट का पूछा, तो आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑर्बिट कैलकुलेट करके आधे घंटे में रख लिया, उसी टाइम में आपने सारे को कैलकुलेट कर लेना है। सारे का कैलकुलेट करके अपने जो नोट्स आप लोग बनाए उसमें रख लेंगे, तो सारे का अगर आप लोग रख लेते हैं तो इजी होगा। मान लो इसका हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, इस क्वेश्चन का, लिथियम का। अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट की बात किया तो n इक्वल टू 1 हो गया, और z का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर E1 की बात करें तो -13.6 मल्टीप्लाई बाय z² अपॉन n² आता है। अब देखो -13.6, अब z की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 3 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, -13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। तो 9 छक 54, कैरी आउट 5, 9 त्रिक 27, 27 5 कितना हो जाएगा, 27 5 32, कैरी आउट 3,
9 एकम 9 3 12। आफ्टर 1 डिजिट आएगा डेसिमल, तो आपने डेसिमल लगा दिया, तो कितना आ जाएगा इसकी एनर्जी -124 1 है ना, इतना 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो ये आपका E1 के लिए आ गया। इस तरीके से आप करो, इसका इतना आ गया, तो आप देखोगे कि दूसरे का कितना आएगा, दूसरे ऑर्बिट का, तो दूसरे ऑर्बिट के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तीसरे के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग बच्चे करते रहो, है ना। समझ में आ गया आप लोगों को क्या मैं बोलना चाहता हूं? समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करना सीखते हैं कि उन्होंने क्या बोला कि जो आपका, इसको हम इरेज कर देते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि आप लोग कॉम्पिटिटिव माइंड से सोचें कि अगर क्या लोग सोच सकते हैं, कितना फास्ट कर सकते हैं, उस तरीके से भी आप सोच करके कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है बोहर्स का, वो फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट बोहर्स ने क्या बोला था। फोर्थ पॉइंट में बोहर्स ने ये बोला था, फोर्थ पॉइंट में बोहर्स ने ये बोला था कि ये बोला था कि रेडियस ऑफ वेरियस एटम ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ किसके लिए, वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन कॉमा हीलियम प्लस एंड लिथियम क्या है 2 प्लस कैन बी कैलकुलेटेड, किसके थ्रू कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला, बाय किसके फार्मूला के थ्रू, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग, उन्होंने फार्मूला दिया। क्या उन्होंने फार्मूला दिया कि उन्होंने लिखा आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, ये दिया इन्होंने, एगेनस्ट्रॉम में कैलकुलेट करके दिया। ठीक है, तो अगर आप लोग देखा जाए कि अब देखिए कि कैसे कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं। हाइड्रोजन का इस तरीके से कई सारे रेडियस पॉसिबल हैं, हम एक दो कैलकुलेट कर दे रहे हैं और आप खुद से करिएगा। तो जब हाइड्रोजन को हम लिए, तो मान लो कि ये वाला जो ऑर्बिट हुआ तो ये R1 हुआ, और ये वाला क्या हुआ R2 हुए, ये वाला R3। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकालेंगे। R1 इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर, फर्स्ट के लिए तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, तो हाइड्रोजन के लिए जेड फॉर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू 1, तो 1 आएगा, और ये किस में आएगा एंगस्ट्रॉम, तो ये कट गया तो आपका कितना हो गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अगर R2 की इसी तरीके से बात करें तो 0.529 इंटू क्या हो जाएगा आपका एन स्क्वायर, मतलब आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर, जेड का मतलब वही है एंगस्ट्रॉम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 529 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसको और मल्टीप्लाई करिए, 4 9 36, 4 दूना 8 3 11 और 4 पंचे 20 21। अब 3 डेसिमल के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 1 2 3, 2.116 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। श्रुति पॉइंट कौन लगाएगा, मैं आऊंगा पॉइंट लगाने। श्रुति बेटा पॉइंट लगाओ आंसर्स में, फिर से मैसेज करो। देखो पॉइंट कैसे लगाते हैं ना, इधर से पॉइंट करो, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो अपना जो आंसर आएगा वहां पे भी पॉइंट करो, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो ऐसे समझ में आएगा। श्रुति क्लियर हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। स्नेहा तिवारी, वेरी गुड स्नेहा तिवारी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अच्छा, अब क्या करो R3 वगैरह के लिए कैलकुलेट कर लेना आप लोग। अब नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, इरेज कर दूं, वेरी गुड श्रुति एलोन अभी एक बार पॉइंट छोड़ी, एक बार क्या करी उसका यूनिट छोड़ दी। श्रुति मार खा जाओगी, उस यूनिट कौन लिखेगा। अगर यही सेंटीमीटर कर दो तो जानते हो क्या वैल्यूज अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा, है ना। इरेज कर दूं, एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इरेज कर रहा हूं। तो फॉल करेगा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू क्या हुआ लो एनर्जी ऑर्बिट में जब फॉल करे टू
लो एनर्जी ऑर्बिट, लो एनर्जी ऑर्बिट, लो एनर्जी ऑर्बिट, देन तो देन क्या करेगा, देन इट विल लूज एनर्जी, इट विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक, रेडिएशन के फॉर्म में क्या करेगा, वो एनर्जी को लूज करेगा, ठीक। तो मान लो हमारे पास किसी पॉइंट ऑफ टाइम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहा था, कि कई हायर एनर्जी ऑर्बिट में घूम रहा था, मान लो यहाँ पे घूम रहा था, ठीक ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब क्या हुआ कि इसने एनर्जी क्या किया, गायब कर दिया, इसने एनर्जी क्या किया, लॉस किया, एनर्जी लॉस, ठीक है। एनर्जी अगर लॉस किया तो वो कहाँ पे, नेक्स्ट में कहाँ पे गिर सकता है, लोअर एनर्जी है, इसमें भी गिर सकता है, किसी में डिपेंड करता है कितना एनर्जी उसने लॉस की। तो लॉस करने के बाद जो अगर आप देखोगे तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिर के आएगा, वो इस तरीके से आएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गिर करके वो कहाँ पे, अभी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, समझ में आ रही है बात। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, तो पहले तो देखो ऊपर में है, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी लॉस करके नीचे आ गया। क्लियर है बात, क्लियर है बात सबको, समझ में, वेरी गुड। इरेज कर दूं, या तो आप लिखना चाहते हो तो लिख ले सकते हो, इरेज कर दूं, यस सर कर। हाँ, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये है, छठा नंबर पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इसका, छठा नंबर पॉइंट, छठा नंबर पॉइंट ये है, छठा, बट सर एनर्जी इज फिक्स, देन हाउ इट विल लूज, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज फिक्स बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज फिक्स्ड, ठीक है, ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है ना, इलेक्ट्रॉन की नहीं। तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में तो जा ही सकता है, डिफरेंट, देखो फिर से किसी ने क्वेश्चन पूछा है, अब मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, ठीक, तो दो, अब इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, जैसे आप लोग क्या किए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग क्या बोल रहे थे कि मून पे हम लोग वो भेज रहे थे, ग्रह भेज रहे थे ना, कौन सा ग्रह भेज रहे थे जो फेल हो गया था, पता है कौन सा, चंद्रयान 2 करके हम लोग, हाँ, तो चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 2 भेज रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे, वेरी गुड, तो कैसे हम लोग भेज रहे थे कि पहले उसमें होता क्या था कि पहले तो अर्थ के ऑर्बिट से उसको बाहर फेंकना था कुछ कुछ दिन में, तो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर फेंकने का मतलब ये था, ऐसा थोड़ी था कि मतलब कि किसके थ्रू फेंक रहे थे, एनर्जी के थ्रू, तो कैसे एनर्जी जब उसमें डाले ना, उस रॉकेट में एनर्जी डाले तब तो वो ऊपर गया, ठीक है, लेकिन रॉकेट की एनर्जी मतलब उसमें जो रॉकेट के अंदर जो था अपना चंद्रयान 2, उसकी एनर्जी तो फिक्स थी, उसमें थोड़ी चेंज हो रहा था, तो जब ये क्या हुआ, एब्जॉर्ब किया एनर्जी तो ऊपर गया, अब वो लूज करेगा तो नीचे भी तो आ सकता है, तो ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, अभी जो ये बंद है उसकी एनर्जी थोड़ी फिक्स है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हुआ कि इन द टर्म्स ऑफ रेडिएशन अगर उसने लॉस किया किसी फॉर्म में तो वो नीचे गिरेगा, और सबकी ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सबकी एनर्जी फिक्स है, इसकी इसकी एनर्जी क्या है 13.6 आई थी, तो इसका क्या, दूसरे वाले का कितना -3.4 आया था, इसका कितना 1.5 आया था, तो ये फिक्स है, लेकिन डिफरेंट है ना, डिफरेंट है, तो ये इसकी, ये आप देखो इसका ये सबसे ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, तो एनर्जी अगर लॉस हुआ तो क्या वो नीचे में गिरेगा, और क्या तो इसमें कोई टफ पॉइंट नहीं है समझने का, इजी सा पॉइंट है। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला जा रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन, क्या बोला जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्या बोल रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, क्या करेगा, एब्जॉर्ब एनर्जी, तो क्या होगा, देन इट जंप, क्या करेगा, इट जंप फ्रॉम कहां से, लो एनर्जी ऑर्बिट, लो एनर्जी ऑर्बिट टू कहां पे, ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट, हाई एनर्जी ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा, ठीक, मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कभी मान लो कि यहाँ पे दौड़ रहा था, यहाँ पे सर्कुलर पाथ में कर रहा था, तो कुछ टाइम के बाद अगर रेडिएशन यहाँ पे आकर के गिरी, ठीक है, अब एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे समझो एनर्जी क्या हुआ, एब्जॉर्ब, तो एनर्जी एब्जॉर्ब अगर होगा तो ये क्या हो गया, ये जंप करना कोशिश करेगा, यहाँ पे जाएगा जंप करके,
तो लास्ट सेल में अगर बात करें लास्ट वाले की, तो आपका एनर्जी कहाँ पे चला गया, यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे हाई एनर्जी ऑर्बिट। दिस इज लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिट एंड दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो इट विल जंप टू हाई एनर्जी ऑर्बिट एंड व्हेन इट विल लूज द एनर्जी सो इट विल फॉल डाउन इनटू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई सबको। क्लास मिस हो जाने से 2 दिन जो क्लास मिस हुआ है ना आप लोगों की मीटिंग की वजह से, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, अदरवाइज ये टेस्ट के सारे वर्क क्वेश्चन आप लोग कर लिए होते। लिमिटेशन में देखो पहला लिमिटेशन क्या था, फर्स्ट लिमिटेशन क्या था कि दिस मॉडल इज अप्लीकेबल, दिस मॉडल ओनली एक्सप्लेन, कौन सा ओनली एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम का ही स्पेक्ट्रम किया, स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मतलब इसने कभी नहीं बताया कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ फॉल करेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले एनर्जी में जाएंगे तो क्या होगा, कभी नहीं बताया, केवल एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया। दूसरा चीज, दिस मॉडल क्या बोलते हैं, दिस मॉडल डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में, अबाउट ऑर्बिटल, जो भी ऑर्बिटल थे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। ओके, जबकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट में नहीं होते हैं, तो उन्होंने नहीं बताया ना। ऑर्बिटल या तो क्वांटम थियरी के बारे में इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो फेल हो गया। अब नेक्स्ट मॉडल हम लोग को क्या बोलेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग अगर टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम शाम को वीडियो बना करके आप लोगों को भेजेंगे, देखना और इसी तरीके से हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरीके से भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो नेक्स्ट जो होगा हम लोग, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। ध्यान से देखो ये क्या है, क्वांटम नंबर। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा क्वांटम नंबर। तो आपका इसको क्वांटम नंबर पढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में यही क्वांटम नंबर आने वाला है नेक्स्ट टेस्ट में, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। तो अभी के लिए बस करो आप लोग इतना।